नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे, जहां नवनिर्मित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मानसरोवर मंदिर से गोरखनाथ मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। जहां आपको बता दें कि मानसरोवर मंदिर में रुद्राभिषेक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि आज रुद्राभिषेक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नवनिर्मित मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। 7 दिवसीय कथा ज्ञान यज्ञ के साथ महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी आज शुभारंभ होगा और उसके बाद में 21 मई को पूर्णाहुति के साथ मुख्यमंत्री और गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे देव विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा। जहां गोरखनाथ मंदिर में बने 9 देवी देवताओं के नवीन मंदिरों में विग्रहों की आज प्राण प्रतिष्ठा है। पहले चरण का अनुष्ठान आज पूरा हुआ है और दूसरे चरण का अनुष्ठान अब शुरू होगा। सुबह 7 बजे मानसरोवर मंदिर अधियारी बाग से गोरखनाथ पीठाधीश्वर सीएम योगी रुद्राभिषेक करेगी। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता हरेंद्र दुबे इस वक्त जुड़ गए। हरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर? 7 तारीख से ही गोरक्षनाथ मंदिर में शिव महापुराण का एक भाग खत्म हो गया है। आज फिर मानसरोवर मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी और आज से फिर दूसरे चरण का श्री भागवत कथा पाठ का शुभारंभ होगा। 21 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। खासतौर से गोरक्षनाथ मंदिर में कई मंदिरों में देवी देवताओं की नवनिर्मित मूर्तियां लग रही हैं, जिसको लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए बस अभी थोड़ी देर के बाद जो मानसरोवर मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी उसमें अगुवाई करते नजर आएंगे और यह कलश यात्रा सीधे पहुंचेगी गोरक्षनाथ मंदिर, जहां पर श्रीमद् भागवत शिव पुराण का जो कथा चल रहा है उस कथा में वो कलश पहुंचेगी और 1 सप्ताह तक ये कथा चलेगी। 21 तारीख को कई देवी देवताओं के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। 21 तारीख को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। तो खास तौर से देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित गोरक्षनाथ मंदिर में सभी देवी देवताओं की है, ताकि आने वाले भक्तों को किसी भी देवी देवता की ऐसी मूर्ति ना हो जो उनको न मिले। गोरखपुर में खासतौर से गोरक्षनाथ मंदिर की अगर बात करें तो गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में सभी देवी देवताओं इष्ट देवताओं की जो है कि वहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित हैं और सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना करते नजर आते हैं। जी हरेंद्र, अगर देखा जाए तो कितने लोगों के शामिल होने की संभावना इस बार इस कार्यक्रम में लगाई जा रही है? देखिए, इस कार्यक्रम में कम से कम 500 से अधिक लोग मौजूद रहेंगे और जो महिलाएं रहेंगी कलश यात्रा लेकर के निकलेगा वो पीले वस्त्र में रहेंगी और सर पे कलश, वो मनोहर दृश्य होगा। खास तौर से चूंकि मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम है तो प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रोटोकॉल के तहत मीडिया प्रतिबंधित किया गया है और खास तौर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन ये कलश शोभा यात्रा जो कलश यात्रा निकलेगी वो मनमोहक दृश्य रहेगा और गोरक्षनाथ मंदिर में वह कलश यात्रा पहुंचेगी और फिर 2 बजे के बाद से शिव पुराण की कथा का शुभारंभ होगा। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हरेंद्र। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे। 15 जून तक अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे सभी बीजेपी के सांसद, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज से अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के अंदर की जा रही है। वहीं सरकार की तमाम उपलब्धियों को अपने अपने इलाके में सभी सांसद बताते हुए नजर आएंगे। सांसद अपने लोकसभा इलाके में किए हुए कामों का भी पूरा ब्यौरा जनता को देंगे। वहीं संवाद अभियान में नए वोटरों और लाभार्थियों पर खास फोकस रहेगा। हर लोकसभा में अलग से प्रबुद्धजनों का भी संवाद कार्यक्रम होगा, जिसमें शिक्षक, अधिवक्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, व्यापारी से सीधी बात होगी। अपने कार्यक्रमों की जानकारी को 3 जगह पर शेयर करेंगे ये सांसद, जिसमें
पार्टी अध्यक्ष, पार्टी मुख्यालय समन्वयक और संसदीय दल कार्यालय को अपनी जानकारी देनी होगी कि आपने कहां पर बैठक की, किन लोगों से आपने मुलाकात की, किस क्षेत्र में आप गए जनसंवाद करने के लिए। इन तमाम चीजों की जानकारी आपको इन तीनों ही कार्यालय में देनी होगी। तो नगर निकाय चुनाव के बाद में अब जिस तरीके से 17 मेयर अब भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं, तो अब सीधा टारगेट है 2024 का भारतीय जनता पार्टी के लिए। और 2024 के मिशन में अभी से ही बीजेपी जुट चुकी है। बीजेपी सांसदों को जिम्मेदारियां भी इसके लिए दे दी गई हैं और बीजेपी सांसद जो हैं वो अब अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता तक जो उपलब्धियां रही हैं मोदी सरकार की उनको गिनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही उनके द्वारा उनके क्षेत्र में क्या कुछ काम किए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराएंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधा 2024 के टारगेट के लिए मिशन 2024 पर भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी है। वहीं कर्नाटक में सीएम पद को लेकर सस्पेंस अभी भी लगातार बरकरार है। हालांकि विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सीएम पद के चेहरे को चुनने की जिम्मेदारी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। खड़गे आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात भी कर सकते हैं। मुलाकात करके चर्चा करेंगे सीएम पद को लेकर। सीएम पद के दोनों दावेदारों की भी दिल्ली आने की संभावनाएं जताई जा रही है। सिद्धार्थ मैया और डीके शिव कुमार की दिल्ली आने की ये संभावना है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दुश्मन देशों पर गरजते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चाहे हल्दी घाटी हो या फिर गलवान घाटी हो, भारत का मस्तक ना कभी झुका है ना कभी झुकेगा। हम किसी को छेड़ते रही हैं, मगर कोई जब हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। चाहे हल्दी घाटी हो, चाहे हमारी गलवान घाटी हो, बहनों भाइयों, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत का मस्तक न झुका है न कभी झुकने पाएगा। और मैं कहना चाहता हूं, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी देश के साथ हुआ था गलवान घाटी में, उससे आप अच्छी तरह परिचित हैं। पड़ोसी देश चीन है, लेकिन हमने तो डंके की चोट पर कह दिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि राजनाथ सिंह जी आप बोलो, डंके की चोट पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। यदि हमें कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं, यही हमारा संकल्प। अगली खबर है हमीरपुर से, जहां पर चौकी इंचार्ज पर फायरिंग करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश से तमंचा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। कुराना थाना इलाके के नेठी रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। कल देर शाम बदमाश ने चौकी इंचार्ज पर फायरिंग की थी और फायरिंग करने के 6 घंटे के बाद ही पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पहले आरोपी शंभू कुशवाहा की फोटो वायरल हुई थी। अवैध असलहे के साथ शंभू कुशवाहा की ये फोटो वायरल हुई थी और जिसमें के बाद 6 कांस्टेबल के साथ दबिश देने के लिए चौकी इंचार्ज गए थे और इसी का बदला लेने के लिए बदमाश की तरफ से चौकी इंचार्ज पर फायरिंग की गई। लेकिन इस दौरान फायरिंग के बाद में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के 6 घंटे के अंदर ही कहीं ना कहीं बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमीरपुर की खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां चौकी इंचार्ज पर फायरिंग करने वाले बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया है। बदमाश से तमंचा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जहां कुराना थाना इलाके के नेठी रोड पर यह मुठभेड़ हुई है। अगली खबर जौनपुर से है, जहां पर पूर्व सभासद के भाई की गुंडागर्दी सामने आई है। निजी हॉस्पिटल के मैनेजर को जमकर पिटाई की है। रंगदारी नहीं देने पर पिटाई करने का यह आरोप लगाया गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित अस्पताल के मैनेजर का आरोप है, पूर्व सभासद के भाई ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। नहीं देने पर मारपीट कर जेब से 50,000 रुपए
निकाले गए हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवेंद्र खरे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट्स है आपके पास इस मामले में? देखिए, आपको बता दें कि एक निजी हॉस्पिटल के एक मैनेजर के साथ जिस तरह से गुंडाई का मामला पूरे सीसीटीवी में कैद हुआ है। जानकारी के हिसाब से जिस हिसाब से मैनेजर का बात है कि उससे 4,000 की रंगदारी पूर्व सभासद के भाई ने मांगी थी, क्योंकि परसों ही यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में सभासद हार गए थे। उसी दिन शाम को 50,000 की रंगदारी मांगी थी। जब मैनेजर ने मना कर दी रंगदारी देने से, तो उसके बर्बरता से मारपीट की गई और पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। अब जाके पुलिस संज्ञान मिली है, पूरी वीडियो की जनता जांच कर कार्रवाई करेगी। फिलहाल अब जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या अभी तक कोई कार्रवाई की गई? ये आपको बता दें कि कल से वीडियो जब से पुलिस को हाथ लगी है, तब से लगातार जनता से जांच कर रही है और सही पाए जाने पर पुलिस कड़ी सी कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो रंगदारी नहीं देने पर पिटाई करने का ये बड़ा आरोप लगा है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। वहीं पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द ही इस पूरे मामले में जांच करके कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल की पीड़ित मैनेजर की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि रंगदारी नहीं दी गई, इसलिए मारपीट की गई है। पूर्व सभासद के भाई ने 50,000 रुपए की रंगदारी मांगी थी। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुलाकात की है गृह मंत्री अमित शाह से, जहां मणिपुर सीएम ने वहां के हालातों की जानकारी गृह मंत्री को दी है और राज्य की वर्तमान स्थिति से गृह मंत्री को अवगत भी कराया है। और वहीं आपको बता दें अगली खबर दिल्ली से है, जहां पर अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। जांच के लिए सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से एक्स्ट्रा समय मांगा था, जिसके बाद सीजीआई ने कहा था कि जांच के लिए 6 महीने का समय सही नहीं है। अब आज टाइम एक्सटेंशन के आवेदन पर फैसला होना है। सेबी को 3 महीने का समय कोर्ट की तरफ से दिया जा सकता है। वहीं फिल्म द केरल स्टोरी मामले में भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल केरल हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार वाले फैसले पर यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। आपको बता दें कि 5 मई को हाई कोर्ट ने फिल्म रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केरल हाई कोर्ट ने आदेश जारी करने से पहले इस फिल्म का ट्रेलर देखा था और फैसले में कहा था कि फिल्म में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो द केरल स्टोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाई कोर्ट के फिल्म पर बैन लगाने से इनकार करने वाले मामले में आज ये सुनवाई होनी है। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के मामले में आरोपियों को आज कोर्ट में दिल्ली पुलिस पेश करेगी, जहां पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 6 आरोपियों की हिरासत 3 दिनों के लिए और बढ़ा दी थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 3 दिनों के लिए इस हिरासत को बढ़ा दिया था और अब इन 6 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं मेरठ में कंकरखेड़ा के वार्ड 41 से जीते बीजेपी प्रत्याशी सतीश प्रजापति ने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर जश्न मनाया और इसी दौरान वो हारे हुए प्रत्याशी सुशील कुमार पाल के पास गले मिलने के लिए पहुंचे। वहीं गले मिलने के बाद बसपा प्रत्याशी सुशील ने सतीश प्रजापति को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुशील पर भी थप्पड़ों की बरसात कर दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर में बीजेपी नेता की तहरीर पर कचहरी से सपा विधायक लालजी वर्मा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष के पति इरफान अहमद, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष के पति निजाम अहमद सहित 25 नामजद और 1000 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने और हंगामा करने और बिना इजाजत जुलूस निकालने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी का आरोप है कि सपा प्रत्याशी जुलूस लेकर घर पर धावा बोल दिया और अवैध हथियारों से लैस सपाइयों ने जमकर हंगामा किया और पथराव भी किया। वहीं दर्ज मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विवाद नहीं हुआ। इल्फातगंज में जीत की खुशी में कुछ उत्साहित लड़कों ने नारा लगाया और अपनी शर्ट उठा के ऊपर फेंक रहे थे, आसमान पे उड़ा रहे थे। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ और पुलिस ने जैसे ही डंडा बाजा वो सब अपने घरों में चले गए। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, श्री अवधेश द्विवेदी जैसे नेता प्लस अजय मोदी जो चुनाव लड़ा था उसकी पत्नी, इन लोगों ने मनगढ़ंत ढंग से लोगों को उत्तेजित करने का काम किया और अनावश्यक दबाव डालकर फर्जी मुकदमा लिखाने का काम किया गया। देखिए, कल रात में 9:30 बजे के करीब जो है, जो इल्फातगंज नगर निकाय के जो मतगणना कल हो रही थी उसमें जो प्रथम थे और जो द्वितीय थे, तो वो लोग के रात में उनके बीच में या कह लीजिए कि उनके समर्थकों के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी और आपस में उनकी नारेबाजी हुई। तो जैसे भी ये खबर आई थी तो पुलिस ने वहाँ पर पहुँची और सबको, दोनों पक्षों को, मजिस्ट्रेट भी पहुँच गए थे, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर दिया गया है और वहाँ पे मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई है। और इस वक्त जो वर्तमान समय, वहीं यूपी का निकाय चुनाव यूपी की सियासत की दिशा और दिशा बदलने वाला साबित हुआ, खासकर मुस्लिम वोटरों को लेकर। इस चुनाव ने यह बता दिया कि अब मुस्लिम वोटर किसी के भरोसे नहीं रहने वाला, बल्कि जहां उन्हें अपना फायदा दिखेगा उनका वोट वहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी और AIMIM को सपा बसपा ने हल्के में लिया, जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। हालात ये हुई कि मुस्लिम बहुल सीटों पर, जिनमें मेरठ, शाहजहांपुर, सहारनपुर, अलीगढ़ जैसे निगम थे, वहां भी बीजेपी के प्रत्याशियों की जबरदस्त जीत हुई। निगम की 17 सीटों में से 7 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे। ये सीटें रही अलीगढ़, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर और सहारनपुर। मेरठ में तो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार ने 1,16,000 से ज्यादा वोट हासिल करके सबको हैरान कर दिया। वहीं बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक से फायदा मिला है और इसमें कोई भी शक नहीं, लेकिन एक बड़ी वजह ओवैसी की पार्टी AIMIM भी रही, जिसने इस निकाय चुनाव में दमदार दखल दी। ऊपर से BSP और सपा ने ओवैसी को हल्के में लेकर भी बड़ी गलती कर दी। नतीजा, ओवैसी की पार्टी के मेरठ से मेयर उम्मीदवार असद ने 1,16,000 से ज्यादा वोट पाकर सबको चौंका दिया। मेरठ में AIMIM दूसरे स्थान पर रही, जो अपने आप में पार्टी के लिए एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा 19 से ज्यादा पार्षद पदों पर AIMIM के प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि 3 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटें भी ओवैसी की झोली में जा गिरी। नगर पालिका में 33 सदस्य भी ओवैसी की पार्टी के जीत गए, तो नगर पंचायत की 2 सीटों और सदस्यों की 22 सीटों पर AIMIM जीत दर्ज करने में कामयाब रही। जबकि इसके उलट AIMIM का प्रदर्शन 2017 में बेहद कमजोर था। 2017 में पार्टी के 12 पार्षद, नगर पालिका के 7 सदस्य, नगर पंचायत का 1 अध्यक्ष और नगर पंचायत के महज 6 सदस्यों को ही जीत मिल पाई थी। अगली खबर मेरठ से है, जहां चुनाव में जीत का जश्न मनाने को लेकर के 2 पक्षों में आपस में पथराव हुआ। मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मेरठ से दिल्ली गेट थाना क्षेत्र की जली कोठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत उत्तर प्रदेश को मेजबानी करने का मौका मिला है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले से खेलो इंडिया में कई प्रकार के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बता दें कि भारत के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 5,000 से ज्यादा एथलीटों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हिस्सा लेंगे, जहां 27 खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य के लिए अपनी चुनौती पेश की जाएगी। वहीं आगरा क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के खेलो इंडिया कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस दौरान आगरा के खिलाड़ियों के लिए महाराष्ट्र विधायक ने सहयोग कर मिसाल कायम की।
तो भारत सरकार की तरफ से खेलो इंडिया की ये पहल की गई है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये मेजबानी करने का मौका उत्तर प्रदेश को मिला है। वहीं बरेली जंक्शन पर यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ा। शाम के समय भिटौरा स्टेशन से पहले जननायक एक्सप्रेस का पेंटो ओए की लाइन में उलझ गया, जिसकी वजह से OHE लाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण यातायात बाधित हो गया। देर रात तक OHE को ठीक करने का काम चलता रहा। यातायात प्रभावित होने से कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। अगली खबर है बरेली से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से अचानक ये आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास का इलाका खाली कराया गया। वहीं आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर हाथरस के रमनपुर में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया। इसके बाद थैला छीनकर मौके से फरार हो गए। लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर आरोपियों की तलाश कर रही है। और अगली खबर है रामपुर से, जहां पर ई रिक्शा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। अगली खबर उन्नाव से, जहां पर गंगा में नहाने गए 7 किशोर डूब गए। गंगा में डूबने से एक की मौत हो गई, बाकी 6 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया। फतेहपुर 84 थाना के उम्मेदपुर प्रीतम की घटना बताई जा रही है। तो गंगा में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, बाकी 6 लोगों की गोताखोरों ने बचा लिया है। उन्नाव की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यह हादसा सामने आया। खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल नमस्ते यूपी में इतना ही। नमस्कार।